राधे राधे स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने सारणिक से संबंधित बेसिक क्वेश्चंस देखे थे। आज हम लोग यहाँ पर सारणिक के प्रारंभिक गुणधर्म देखेंगे, जिस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सारणिक का मान निकालने के लिए आता है, लेकिन जब तक आपको इसके गुण नहीं पता होंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं पता होंगी कि सारणिक को कैसे यूज़ किया जाएगा या कहाँ कैसे यूज़ किया जाता है, कब सारणिक का मान 0 हो जाता है, ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप सारणिक को अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, उनको समझते हैं। यहाँ पर पहला गुण दिया गया है, यदि किसी सारणी की पंक्तियाँ या स्तंभों के प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान क्या होता है? शून्य होता है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर R2 जो रो दी गई है, R2 रो के सभी अवयव क्या हैं? शून्य है। इसलिए सारणी का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। जब भी आपको इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो आप डायरेक्टली वहाँ पर शून्य लिख सकते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी में कहा गया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो तीसरा स्तंभ आपको दिया गया है, इसके सारे अवयव क्या हैं? शून्य। इसलिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं सारणी का मान शून्य। चलिए ठीक है, तो ये तो पहली प्रॉपर्टी हो गई। ठीक इसी प्रकार से दूसरी प्रॉपर्टी पर आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी में ये बोला जाता है कि यदि किसी सारणी की पंक्तियों का स्तंभों में तथा स्तंभों का पंक्तियों में परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका मतलब हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले इसका मतलब समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर कोई एक एग्जाम्पल दिया हो, यहाँ पर एग्जाम्पल में सारणिक का मान दिया गया है A1 B1 A2 और B2। तो इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो मान आ जाता है A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक इसी प्रकार से दूसरा, अगर इसमें परिवर्तन कर दिया जाए, देखिए जैसे A1 B1 यहाँ लिखा था तो A1 नीचे B1 कर दिया, A2 यहाँ कर दिया, B2 यहाँ कर दिया। यानी कि हमने क्या किया, इसमें पंक्तियों और स्तंभों के अवयवों को परस्पर विनिमित कर दिया, यानी कि एक्सचेंज कर दिया है। तो यहाँ पर आप मान देख सकते हैं कि मान यहाँ भी A1 B2 A2 B1, यहाँ भी A1 B2 और A2 B1 आया था। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है, कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 3 4 5 एक आपको सारणिक दी गई है। इसको सॉल्व करते हैं। 2 पंजे 10 होता है, 4 3 12, यानी कि सॉल्व करने पर माइनस का 2 आ जाता है। ठीक, यहाँ पर आप पुनः परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन करने का मतलब 2 और 3 रो के एलिमेंट से यहाँ 2 और 3 कॉलम के एलिमेंट्स हम बना लेते हैं। उसके बाद जब इसका परस्पर विनिमय करते हैं तो देखिए यहाँ पर 2 पंजे 10, सॉल्व करने पर माइनस का 2 आया था। यहाँ भी 2 पंजे 10 और 4 3 12, सॉल्व करने पर माइनस का 2 आया है। इसका मतलब ये है कि अगर अवयवों का परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणी के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 3 क्रॉस 3 का एक सारणी दिया गया है। यहाँ पर हमने सारणी को लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसको जब कैलकुलेट किया गया, कैलकुलेट करना हमने आपको सिखाया है, बेसिक कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ सारणी का जो मान आया गया 0। अब इसी तरह से यहाँ पर परस्पर विनिमय कर दिया गया। यहाँ को रो को क्या किया गया, कॉलम के एलिमेंट्स में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में चेंज कर दिया गया है। उसके बाद फिर से यहाँ क्या किया गया है, मान निकाला गया है। मान निकालना आपको अच्छे से आता है। मान निकाला गया, फिर से आपने देखा यहाँ सारणी का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए परस्पर विनिमय, किसी भी सारणी के पंक्तियों और स्तंभों के अवयवों को परस्पर विनिमित कर दिया जाए तो प्रॉपर्टी 2 के हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 3 में ये कहा जाता है, यदि किसी सारणी के 2 परस्पर आसन्न पंक्तियों या आसन्न स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता, किंतु चिन्ह बदल जाता है। तो पिछली प्रॉपर्टी और इस प्रॉपर्टी में हम आपको अंतर बता दें। यहाँ पर पूरी की पूरी पंक्तियाँ बदलती हैं, जबकि पिछली प्रॉपर्टी में अवयव का एक्सचेंज होता था, एलिमेंट्स एक्सचेंज होता था। तो यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू हम देखिए इसको समझते हैं। यहाँ A1 B1 A2 B2 यहाँ लिखा हुआ है, इसको कैलकुलेट करते हैं, ये आ गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, परिवर्तन करने के बाद अब A1 और B1 को हमने क्या किया, नीचे ले लिया, और A2 और B2 को पूरा का पूरा ऊपर ले लिया। अगर ऐसा हम करते हैं, यानी कि अगर हम चाहे कॉलम को कॉलम में बदल दें, मतलब चाहे R1 को R2 में, R2 को R1 में बदल दें, या C1 को C2 में और C2 को C1 में बदल दें, जैसा कि यहाँ बदला गया है। R1 को R2 में, R2 को R1 में एक्सचेंज किया गया है एक दूसरे की तरफ। अगर ऐसा कुछ करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए एक मान आ जाता है, ये मान आ जाएगा
इसको कैलकुलेट किया गया इस तरह से, सॉरी यहाँ पर ये मान आ जाता है। अब परिवर्तन करने के बाद जब इसको परिवर्तित किया गया तो मान ये कुछ इस प्रकार से माइनस में आ जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये वैल्यू क्या आ गई, माइनस में आ गई। एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पर समझते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ 1 2 3 4 लिखा हुआ है, इसको कैलकुलेट करते हैं, माइनस का 2 आ जाता है। अब जब परस्पर चेंज कर दिया जाता है, 1 2 को नीचे ले आते हैं, 3 4 को क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं, तो देखिए परिवर्तन करने के बाद मान में क्या फ़र्क पड़ता है। तो पहले सॉल्व किया था माइनस का 2 आया था, एक्सचेंज करने के बाद जब सॉल्व किया प्लस का 2 आ गया, यानी कि माइनस से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया मान में। यानी कि अगर हम दो आसन्न पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर क्या करें, चेंज करें, तो मान क्या हो जाता है, बदल जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। इसी तरह से अगर आप देखें यहाँ पर A1 B1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 दिया गया है, तो हम डायरेक्टली इसको अगर चाहें तो यहाँ पर A1 B2 यानी कि पहली रो को हम पहले कॉलम को हम क्या कर सकते हैं, दूसरे कॉलम में चेंज करें तो माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि एक बार चेंज करने पे एक चिन्ह बदलता है, दोबारा फिर से चेंज करेंगे तो फिर से चिन्ह बदलेगा, तिबारा चेंज करेंगे तो फिर से चिन्ह बदलेगा। यानी कि हर बार, पहली बार अगर माइनस हुआ है तो दूसरी बार प्लस, फिर तीसरी बार माइनस, फिर चौथी बार प्लस, तो जितनी बार आप चेंज करेंगे उसी हिसाब से प्लस और माइनस चेंज होता चला जाएगा। तो चलिए ठीक है, हम प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 में ये बताया गया है, यदि किसी सारणिक में दो पंक्तियों या दो स्तंभ सर्वसम हो तो सारणी का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल के जरिए हमने समझा है कि यहाँ पर देखिए C1 और C2 का मान क्या हो गया, यानी कि दो स्तंभ क्या हो गए, बराबर हो गए, यानी कि C1 और C2 का मान बराबर हो गया, इसलिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हमारे सारणी का मान क्या होगा, 0। एग्जाम्पल के थ्रू देख लीजिए 4 5 6 4 5 6, सारणी का मान हमने क्या कह दिया, 0। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5 देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी नंबर 5। इसमें लिखा हुआ है, यदि एक पंक्ति के या एक स्तंभ के सभी अवयवों को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो सारणी के मान में भी उसी संख्या से गुणा करने पर मान वही प्राप्त होता है। तो चलिए ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर किसी संख्या m से क्या किया गया है, पहले वाले कॉलम यानी कि C1 में क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। C1 में मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर एक वैल्यू आ जाती है। अगर इस m को कॉमन ले लें और सारणी का मान निकालें और डायरेक्टली m इंटू जो भी मान सारणी का आया है उससे मल्टीप्लाई करें तो वही मान प्राप्त होगा जो यहाँ इसको कैलकुलेट करने पर होता है। तो कहने का मतलब, अगर हम चाहें तो इसमें से ये संख्या बाहर निकाल सकते हैं और फिर सारणी को सॉल्व करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के जरिए हमने इसको समझने की कोशिश की है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है, यहाँ लिखा हुआ है 10 16 15 और 12। इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए तोड़ लिया है हमने, इसको तोड़ा, 5 और 2 हो गया, 4 और 4 5 और 3 4 और 3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस वाले में दोनों में 5 कॉमन है, इस वाले में दोनों में 4 कॉमन है। तो इसको बाहर लिख सकते हैं और अंदर वाले सारणी को छोटा करके लिख सकते हैं। उसके बाद वैल्यू कैलकुलेट करके इससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके मान निकाला जा सकता है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए हम समझाते हैं आपको। यहाँ लिखा गया है 14 15 33 21 25 35 28 55 35 और 77, कुछ इस तरह से वैल्यूज दी गई हैं। यहाँ पर हमने इसको क्या किया, ब्रेक कर लिया, तीनों कॉलम्स को क्या किया, ब्रेक कर लिया। पहले वाले कॉलम से 7 कॉमन आ जाता है, दूसरे वाले से 5 कॉमन आ जाता है और तीसरे वाले से आप देख सकते हैं कि 11 कॉमन आ जाता है। तो इस तरह 7 5 और 11 को हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया और जो वैल्यूज़ यहाँ बचती हैं पहले और दूसरे तीसरे कॉलम में यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ और देखा कि यहाँ पर ये जो दूसरा कॉलम है और जो तीसरा कॉलम है इसके वैल्यूज़ क्या हैं, बराबर है। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दो आसन्न कॉलम या दो आसन्न पंक्तियां या दो स्तंभ बराबर हो तो सारणी का मान डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, 0। तो हमने यहाँ क्या किया, इस पूरी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई किया, इस तरह से हमारा मान सारणी का क्या आ गया, 0। तो इस तरह से हम आसानी से क्वेश्चन को प्रॉपर्टीज़ के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, अब प्रगुण नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 ये बताता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये ज़्यादातर क्वेश्चंस में यूज़ भी की जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है, यदि किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो राशियों का योग हो या सारणिक, तो सारणिक को उसी कोटि के दो सारणिकों के योग के बराबर प्रकट किया जाता है। आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, हम इसको समझा देते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है A1 प्लस अल्फ़ा, A2 प्लस बीटा, A3 प्लस गामा, B1 B2 B3 C1 C2 C3, कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसको हम क्या करते हैं,
जो पहला वाला कॉलम है इसको दो अन्य कॉलम में तोड़ लेते हैं। जैसे ये 3x3 है तो दूसरा वाला भी 3x3 में ही टूट जाता है। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर A1 A2 A3 लिख जाता है और यहाँ पर अल्फ़ा बीटा और गामा, तो ये दोनों अलग अलग साथ में जोड़कर लिख लिए जाते हैं और इसको कैलकुलेट करना फिर आसान हो जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दें, नोट में जैसा लिखा हुआ है, यदि सभी पंक्तियाँ स्तंभों में अवयव जुड़े हों तो सभी को अलग अलग ही बांटते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए दूसरे वाले रो में अल्फ़ा बीटा और गामा लिखा होता तो इसको पहले एक बार इसके सापेक्ष तोड़ते, फिर दूसरे वाले के सापेक्ष तोड़ते, फिर तीसरे वाले के सापेक्ष तोड़ते। तो इस तरह से ये काफ़ी लेंदी हो जाता और काफ़ी बड़ा हो जाता। तो चलिए ठीक है, अब क्या करते हैं, सारणिक के मान निकालने की विधियाँ देखते हैं और सारणिक के यही प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके सारणिक का मान निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, सारणिक में लिखा हुआ है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। आपको इस तरह से मान दिया गया है। यहाँ पर इसका सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो आपको बता दें, सबसे पहला काम आपको सारणिक का मान निकालने में ये करना होता है कि क्वेश्चन को लिखते हैं और लिखने के बाद हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हम किस तरह से ऊपर के रो को या कॉलम्स में किन्हीं 2 या 3 एलिमेंट्स को जीरो बना लें, ऐसी कोशिश करते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं और क्या करते हैं, कॉलम या रो के एलिमेंट्स को कोशिश करते हैं कि सबसे पहले जीरो हो जाए या उनको छोटा से छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ C3 लिखा हुआ है तो C3 को हम क्या करते हैं, ये C3 है, C3 को अगर C2 से माइनस कर दें तो कुछ मान मिल जाता है। इसी तरह से C2 को भी C2 और C1 में से माइनस कर दें तो कुछ मान मिल जाता है। तो चलिए हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। वहाँ पर कॉमन सेंस या थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे इन सब क्वेश्चंस पे तो ये चीज़ें बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। जैसे आपने C3 में C3 माइनस C2 यूज़ किया तो 19 में से 16 गया, 3 बचा, 20 में से 17 गया, 3 बचा, 21 में से 18 गया, 3 बचा। इसी तरह से C2 वाली प्रॉपर्टी जब यूज़ करते हैं तो 16 में से 13 गया, कितना बचा, 3 बचा। इसी तरह से यहाँ 17 में से 14 गया, 3 बचा, 18 में से 15 गया, 3 बचा। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। अब देखिए एक प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी कि अगर दो आसन्न स्तंभ या दो आसन्न पंक्तियाँ क्या हों, बराबर हों, तो सारणिक का मान क्या होता है, 0। यहाँ C2 और C3 बराबर हैं, इसलिए पूरी की पूरी सारणिक का मान 0 आ जाता है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए यहाँ लिखा हुआ है x x x x y y x y z, कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो हमने आपको शुरू में ही बताया कि जब भी सारणिक का मान आपको निकालना हो तो पहले कोशिश की जाती है कि ऊपर ये रो में या किन्हीं भी 2 कॉलम में, किसी भी एक कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा हम जीरो प्राप्त कर लें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके या रो और कॉलम का यूज़ करके। तो यहाँ देखिए कॉलम का यूज़ करते हैं। C1 में हम प्रॉपर्टी लगाते हैं C1 माइनस C2, यानी कि पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाता है। फिर x में से y को घटाएंगे तो x माइनस वाई आ जाता है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से तीसरे वाले में से घटाएंगे तो x माइनस वाई आ जाता है। फिर उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी यहीं पर लगाते हैं C2 में, C2 माइनस C3 कर देते हैं तो ये x में से x जाएगा तो यहाँ 0 हो जाता है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि इसको करने से हमारा क्या हो जाता है, 2 वैल्यू 0 हो जाती है। तो हमें सिंपली केवल एक वैल्यू से मान निकालना होता है और वो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ देखिए हमने जब ये प्रॉपर्टी यूज़ की तो यहाँ पर जो वैल्यू आई पहले वाले के सापेक्ष और दूसरे वाले के सापेक्ष 0 0 मान मिल जाता है। तीसरे वाले के सापेक्ष हम केवल और केवल हमें इतना सॉल्व करना होता है और इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मान हमको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम आसानी से इस सारणी को क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए इन केस आपको देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया गया है a प्लस सी a प्लस बी बी प्लस सी और c, इसको हमें प्रूफ करना है 4abc के बराबर। 4abc के क्या करना है, बराबर प्रूफ करना है। तो चलिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, हम सॉल्व करते हैं। तो हम आपको एक लॉजिक और बताते हैं। इन केस आप को ये ना समझ में आए कि इसमें C1 C2 को कैसे यूज़ करना है या जो प्रॉपर्टीज़ हमने बनाई हैं उनको कैसे यूज़ करना है, इन केस आप सबको वो सब चीज़ें ना समझ में आए तो आप यहाँ से डायरेक्ट मेथड भी होता है, डायरेक्ट मेथड से भी जैसे आपको सारणिक सॉल्व करना हमने सिखाया आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जैसे a को लिया तो a के सापेक्ष ना तो इसको लेना है ना तो इसको, तो लिया किसको जाएगा, इसको, तो यहाँ लिख लिया। इसी तरह से b को लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दूसरे वाले को यानी कि c को लिखेंगे तो c के सापेक्ष ये और ये दोनों अवयव लिखे जाएंगे, यहाँ पर इसको लिख लिया। ठीक इसी प्रकार से क्या किया, a प्लस c को लिखा, इसके सापेक्ष जो अवयव बन रहा है इन सबको छोड़ के उसको यहाँ पे सारणी को लिख लिया।
तो इस तरह से क्या करते हैं, इस सारणी को पूरी तरह से क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यूज़ आप देख सकते हैं, एक एक वैल्यू वीडियो को पॉज करके आप एक एक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और फाइनली आप यहाँ पर देखेंगे कि ये सारी वैल्यूज़ आपस में कट जाती हैं और यहाँ पर 2ABC और लास्ट में ABC और ABC देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बचता है ABC और ABC, 2ABC और यहाँ शुरू का 2ABC मिलकर 4ABC मान मिल जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है, कुल मिला के सारणी को जब भी सॉल्व करना है 3 तरह से आपको सोचना है। पहला तो ये सोचना है कि आप कैसे जो है प्रॉपर्टीज़ जो हमने पढ़ाई हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आपको ये सोचना है, जैसे इस क्वेश्चन में आपको सोचाना था कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर या बीच में कहीं भी 2 जीरो बना सकते हैं, रो या कॉलम्स में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बना सकते हैं प्रॉपर्टीज़ या रो कॉलम का यूज़ करके। तीसरा हमने आपको बताया कि इनकेस आपको कुछ ना समझ में आए तो आप डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं। थैंक यू।